चलिए जी, सभी को गुड इवनिंग। आपकी गुड इवनिंग क्लोजिंग सर। वगैरह जो है काफ़ी कुछ हो चुकी होंगी। कुछ लोगों के ब्रांच में स्टेटरी ऑडिट भी चल रहा होगा, बट एग्ज़ाम क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर नहीं है तो हम लोगों को टाइम का मैनेजमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो कोशिश करिए कि सारी क्लासेस अटेंड करना शुरू कर दीजिए। काफ़ी दिन, 4-5 दिन का ऑफ भी हो चुका है, आपको रेस्ट भी मिल चुका है। पढ़ने का रेस्ट, काम तो बड़ा होगा। तो हम लोग टॉपिक ले रहे थे, हम लोग जो हमारा एलसी का टॉपिक चल रहा था, बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोगों ने देख लिए उसमें। अब हमें उसकी फंक्शनैलिटी पर क्या थ्योरी है उस पे बात करनी है। ठीक है, तो पहले जैसे इसमें बात कर रहे हैं, तो डॉक्यूमेंट अंडर एलसीज, उसकी स्क्रूटनी, क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, और बिलों का फॉलो अप कैसे होता है, और बैंकों के लिए क्या क्या सेफ गार्ड है, इन बारे में बात की गई। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट इन्होंने दिया हुआ है कि डॉक्यूमेंट का प्रेजेंटेशन कैसे होता है और स्क्रूटनी। तो हमको पता है कि इंटरनेशनल ट्रेड है, और इंटरनेशनल ट्रेड में बायर और वो बहुत दूर दूर है। पता नहीं कहाँ बायर है, कहाँ हुआ, उसको देखा भी है नहीं देखा भी है, केवल उसकी कंपनी के बारे में सुना हो सकता है। इन सब चीजों में देखते हुए, तो स्क्रूटनी ऑफ डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेड अंडर एलसी इज वेरी क्रूशियल और सेंसिटिव इश्यू। सबसे इंपॉर्टेंट है डॉक्यूमेंट की हैंडलिंग। ठीक है, तो आपको जो क्या रहना चाहिए, द पर्सन स्क्रूटनाइजिंग द डॉक्यूमेंट हैव टू बी एक्स्ट्रा विजिलेंट एंड एडिक्वेटली नॉलेज एंड स्किल्ड। कोई आम आदमी नहीं, परफेक्ट आदमी इसमें होना चाहिए। ठीक है, और जो भी यूसीपी के आर्टिकल्स हैं, यूसीपीडीसी के, उसी के पॉइंट्स के अकॉर्डिंग आपको स्क्रूटनाइज करना है। ठीक है, और अपनी कंट्री के रेगुलेशंस में फेमा के रेगुलेशन को, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के रेगुलेशन को फॉलो करना है। क्यों? क्योंकि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी नहीं पढ़ी आपने, पता लगा कि आप ऐसी चीज का ट्रेड करने लग गए जो बैन थी या कुछ और प्रॉब्लम थी, वो भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब आता है बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, अब बिल ऑफ एक्सचेंज की बात इसमें आ रही थी कि जब एलसी होती है तो कभी कभी एलसी क्या है, बिल ऑफ एक्सचेंज में जो बिल ऑफ एक्सचेंज का रोल है वो किस तरह होता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि किसी से प्रॉमिस तो लेना ही है, इज ड्रॉन बाय बेनिफिशियरी ऑन द एलसी इशूइंग बैंक। हमने आपको बताया था कि जो बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, अगर आपको ध्यान है, बिल ऑफ एक्सचेंज में ये दोनों का कनेक्शन होता है। मतलब एक्सपोर्टर इंपोर्टर के बीच में नहीं हो रहा है बिल ऑफ एक्सचेंज, किसके बीच में हो रहा है? ओपनिंग और इशूइंग बैंक, और ओपनिंग इशूइंग बैंक और एक्सपोर्टर के बीच में हो रहा है। अगर सपोज कीजिए ये इन दोनों के बीच में होता बिल ऑफ एक्सचेंज, सपोज कर लो, तो अगर इन दोनों के बीच में बिल ऑफ एक्सचेंज है तो एलसी की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आपस में ही एक दूसरे को रिलाई कर रहे हैं। और एलसी के अंदर अगर बिल ऑफ एक्सचेंज होगा तो वो किन दोनों के बीच में है? एक्सपोर्टर और इशूइंग बैंक के बीच में। ठीक है, तो अब यहां पर ये हो सकता है कि इफ इट इज ड्रॉन एट साइट और एक्सेप्ट एंड पे ऑन ड्यू डेट, यानी वो एक्सेप्टेंस वाला हो सकता है, सॉरी, वो साइड बिल हो सकता है, या एक्सेप्टेंस या यूजांस बिल भी हो सकता है। ठीक है, तो ये पहला वाला जो है बिल, वो साइड बिल है, और दूसरा वाला बिल क्या है? यूजांस बिल। ठीक है, इट शुड इन नॉर्मल ड्यू कोर्स सेटिस्फाई द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट। ठीक है, इट शुड बी ड्रॉन बाय द बेनिफिशियरी ऑन द इशूइंग बैंक एंड पेबल एट टेनोर मेंशन। अब अगर वो यूजांस वाला है तो जितना समय उसमें लिखा उसके बाद होगा। ठीक है, लाइट है? pointing device. It looks like a pen that can be used on a special pad. इसके लिए अलग से पैड आता है, ठीक है, जैसे माउस पैड रहता है ना, उस तरह इसके लिए पैड आता है। So whatever you write on this pad can be seen on the monitor. इस पर जो लिखेंगे वो मॉनिटर पे दिखेगा। ठीक है, जॉयस्टिक क्या है? हेलो सर, क्या चल रहा है सर?
पहले तो मैंने सोचा कि मुझे बता रहे हैं कैसे लिखना है। फिर मैंने सोचा भाई कोई नई टेक्नोलॉजी बता रहे होंगे, तो पता लगा सुशील कुमार जी जो है अपने बच्चों को कुछ बता रहे हैं। चलिए ठीक है। चलिए हाँ, हम लोग कहाँ पे थे? तो हम बात करते एक्सचेंज कि पहला जो पॉइंट। टेनोर मेंशन होता है उस पे टेनोर, टेनोर के बाद पेमेंट होता है, ठीक है। और इट शुड इंडिकेट द इशूइंग बैंक नेम एंड एलसी नंबर, ठीक है। इट शुड अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड बी ड्रॉन ऑन द करेंसी ऑफ एलसी एंड शुड नॉट एक्सीड द अमाउंट ऑफ एलसी। तो बेसिकली जो बिल ऑफ एक्सचेंज है, अगर बिल एलसी आपकी डॉलर में खुली है तो बिल ऑफ एक्सचेंज भी डॉलर में ही होगा, और उसकी वैल्यू कभी भी इससे ज्यादा नहीं होगी बिल ऑफ एक्सचेंज की, ठीक है। एंड शुड नॉट एक्सीड द अमाउंट ऑफ एलसी, ठीक है। एनी करेक्शन शुड बी ड्यूली ऑथेंटिकेटेड। इनवॉइस की बात आती है। अब इनवॉइस जो बिल है, जितने का सामान आना है, क्या उसके बीच में टर्म्स आ रही हैं, तो उनकी बात यहाँ पर करी गई है। इनवॉइस, इनवॉइस में जो सामान हम इधर से उधर भेजते हैं ट्रेडिंग के पर्पज पे, तो उसमें आइटम, रेट, वो सब टैक्स वगैरह सब कुछ उसमें होता है, ठीक है। तो ट्रेड डॉक्यूमेंट की बेसिक नेसेसिटी है कि इनवॉइस कॉमर्शियल डॉक्यूमेंट है। इनवॉइस जो है, इनवॉइस जो है मैंने बोला ना ट्रेड में यूज होता है, वैसे यूज नहीं होता, जिसमें डिटेल ऑफ गुड्स, क्वांटिटी और वैल्यू, वेट, वो सब कुछ इसमें दिया होता है। तो इसमें क्या क्या चीजें वाइल प्रिपेयरिंग और एग्जामिनिंग द इनवॉइस क्या क्या ध्यान में रखना है? तो पहली बात है कि ये कौन बनाएगा, सेलर या बेनिफिशियरी बनाएगा, ठीक है। और बी मेड आउट इन द नेम ऑफ द एप्लीकेंट और ओपनर ऑफ द एलसी। ये किन के नाम बनेगा? जो एलसी का ओपनर है, एप्लीकेंट है, इनके नाम पे बनेगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स मस्ट बी करस्पॉन्ड, जैसा एलसी में लिखा है वैसा ही इनवॉइस में उन गुड्स का डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, ठीक है। इनवॉइस मस्ट इंडिकेट द ऑर्डर नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, प्रोफोर्मा इनवॉइस नंबर, ये सब कुछ होना चाहिए, ठीक है। और एलसी से ज्यादा की इनवॉइस, यहाँ पे शुड नॉट लिखा हुआ है। क्यों लिखा हुआ पता है? कभी कभी थोड़ी बहुत इनवॉइस ज्यादा भी आ जाती है, तो उसमें कुछ परसेंट का वेरिएशन अलाउड होता है, ठीक है। आगे हम कहीं पढ़ेंगे, एक तो क्वांटिटी का वेरिएशन है और एक वैल्यू का, ठीक। टर्म्स ऑफ सेल कॉन्ट्रैक्ट सच एज एफओबी, CNF, CIF, ये भी आगे आएगा हमारा, ठीक है। शुड बी इंडिकेटेड इन द इनवॉइस। अदर पर्टिकुलर लाइक बिल ऑफ लेडिंग नंबर, शिपिंग मार्क, इंपोर्ट लाइसेंस नंबर, ये सब चीजें उसमें होनी चाहिए, ठीक है। इफ इनवॉइस इज इशूड इन एन अमाउंट एक्सेस, देखो ये आ गया, अगर अमाउंट एक्सेस है परमिटेड बाई क्रेडिट as per article 18B of UCPDC, the drawing negotiation should not exceed the amount mentioned in the LC। तो आर्टिकल 18B में कहता है कि वो ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन उसने कहा है कि if invoice is issued for an amount in excess of the amount permitted by credit when not specifically prohibited, अगर prohibit नहीं है, अगर उसने लिख दिया है कि उससे ज्यादा होना ही नहीं है तो नहीं होगा। लेकिन अगर नहीं लिखा है, कोई प्रोहिबिशन नहीं है, तो थोड़ा बहुत ज्यादा हो सकता है। बिल ऑफ लेडिंग, हमने बताया था बिल ऑफ लेडिंग क्या है। जब भी गुड्स को आप लोग शिपमेंट करते हैं, तो शिपमेंट जब गुड्स को करते हैं यहाँ पर, तो 4 तरह के बिल ऑफ डॉक्यूमेंट होते हैं, जिसमें पहला डॉक्यूमेंट क्या आ गया? बिल ऑफ लेडिंग। तो बिल ऑफ लेडिंग क्या है? एक ट्रांसपोर्ट का डॉक्यूमेंट है, ठीक है। तो पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन की कहाँ से कहाँ तक जाना है, कौन ऑथराइज एजेंट है उसको बुक करने के लिए, ठीक है। डेट मीन सब कुछ उसमें, कैसे रास्ते से जाएगा, कब जाएगा, सब कुछ होता है। तो इसमें क्या है, एक तो कंप्लीट सेट ऑफ नेगोशिएबल कॉपी, यानी वो जो भी उसे हैंडल करे उस उन डॉक्यूमेंट को हैंडल कर पाए, ऐसे डॉक्यूमेंट होने चाहिए, ठीक है। along with a number of non negotiable copy as stipulated। तो इसमें बोला हुआ है कि एक तो नेगोशिएबल सेट ऑफ कॉपीज होना चाहिए और एक
नॉन नेगोशिएबल कॉपी भी होनी चाहिए उसमें, ठीक है। इट शुड बी द सिग्नेचर, जो शिप ओनर है ऑथराइज उसके सिग्नेचर होना नॉर्मल बात है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन ऑफ द गुड्स शुड करस्पॉन्ड विद द रिक्वायरमेंट, जैसी एलसी में लिखी है वैसे ही उस बिल ऑफ लीडिंग में लिखी होनी चाहिए, ठीक है। लेटर ऑफ क्रेडिट नंबर विद द नेम ऑफ इशूइंग बैंक, वो बिल ऑफ लीडिंग में भी मेंशन होना है, ठीक है। और पेमेंट ऑफ फ्रेट कहाँ तक है, कौन करेगा, वो सब कुछ बिल ऑफ लीडिंग में मेंशन होना चाहिए। और लेटर ऑफ क्रेडिट शुड कॉल फॉर शिप्ड ऑन बोर्ड बिल ऑफ लीडिंग एंड अकॉर्डिंग द बिल ऑफ लीडिंग शुड बियर सच क्लॉज, यानी उस बिल ऑफ लीडिंग में ये लिखा होना चाहिए कि शिप्ड ऑन बोर्ड, यानी कि अब आपका सामान बोर्ड हो चुका है, ठीक है। इट शुड बी इशूड टू ऑर्डर ऑफ द शिपर, ब्लैंक इंडोर्स एंड इंडोर्स इन द फेवर ऑफ द इशूइंग, या तो ब्लैंक इंडोर्स हो या बैंक के फेवर में इंडोर्स हो, जैसा कि एलसी में लिखा गया है। और जो भी डेट स्टिपुलेटेड थी एलसी में उसी समय पे शिपमेंट होना चाहिए, ठीक है। पार्शियल शिपमेंट और ट्रांसशिपमेंट if permitted in the letter of credit should be clearly indicated in the bill of lading, ये सब कुछ साफ साफ लिखा। the gross weight, net weight should be as indicated in the invoice, ये भी नॉर्मल चीज है। ऑल ओरिजिनल बिल ऑफ लीडिंग मस्ट accompany डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट के साथ होना चाहिए। बिल ऑफ लीडिंग शुड नॉट बी क्लॉज, कोई क्लॉज नहीं होना चाहिए अनलेस सबमिशन ऑफ क्लॉज बिल ऑफ लीडिंग आज पे, या तो एलसी में लिखा हुआ है कि इस तरह का करेंगे, ठीक है। इंश्योरेंस पॉलिसी की बात आती है, इसमें से आपकी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम की वो बनती है, दो तीन इश्यूज आते हैं, ठीक है। क्या है पहले तो उसने कहा कि भैया जो कंपनी है या उसका एजेंट इशू करेगा, ठीक है। और कोई भी ब्रोकर इसको इशू नहीं करेगा, यानी ब्रोकर इशू कर रहा है तो कंपनी बाद में हट सकती है, इसीलिए बोला कंपनी या उसका एजेंट इशू, ठीक है। द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ इंश्योरेंस must be on or before the date of shipment, or it must be endorsed by a specific notation that the cover is effective from the date of, तो वो जो डेट ऑफ शिपमेंट है ना उससे पहले हो जाना चाहिए या उस दिन होना, ऐसा ना हो कि जहाज चल पड़ा और आपने 2 दिन बाद इंश्योरेंस कराया, तो वो नहीं काम आएगा। करेंसी उसी करेंसी में होना चाहिए जिसमें एलसी है, या अगर डॉलर में तो डॉलर में। और जो अमाउंट है या तो स्पेसिफिकली लिखा हुआ हो, अगर नहीं लिखा है तो 110% ऑफ CIF और CIP वैल्यू ऑफ गुड्स का होना चाहिए, सर या ये तो जो कहेंगे। आर्टिकल लिखे है सर ये ध्यान में रखने पड़ेगा क्या सर? ये बता रहे थे कि पिछले बार तो आर्टिकल भी उसने पूछ लिए थे, ठीक है। पिछले बार एक आर्टिकल पूछ लिया था उसने, तो देखो जितना याद रह पाए, ठीक है ना। ठीक है द सर। पॉलिसी शुड क्लियरली इंडिकेट द वोयक, वोयक का मतलब होता है कि वो किस रास्ते जाएगा, कि भारत से पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान, कहाँ कहाँ से जाएगा उसके बारे में होना चाहिए पूरा, ठीक है। क्लेम शुड बी मेड पेबल इन द कंट्री ऑफ, और जहां पे सामान जा रहा है उस कंट्री में क्लेम वैलिड होना चाहिए, मतलब जहाज से सामान चल पड़ा है इधर, चल पड़ा, तो यहाँ जहां वो जा रहा है क्लेम यहाँ पे होगा। तो क्यों, क्योंकि वो सामान पहुंचा नहीं पहुंचा ये सब यही कंट्री क्लियर कर पाएगी, ठीक है। और पॉलिसी मस्ट बी ब्लैंक इंडोर्स का मतलब क्या है, मतलब अगर उसमें क्लेम मिलेगा तो वो पार्टी को ना मिलके किसको मिलेगा, बैंक को, क्योंकि बैंक उसका पेमेंट कर चुका होगा। डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स इन द इश्यूएंस पॉलिसी, सर्टिफिकेट शुड बी कंफर्मेटिव विद द गिवन इन द एलसी, ठीक है। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन आपने देखा होगा, मतलब अब तो खैर फैशन में आ गया, बहुत पहले जब हम छोटे थे तो किसी भी सामान में अगर ये लिखा होता तो हम लोग क्या सोचते थे, मेड इन जापान, अगर लिखा है किसी में तो बस समझ लो बहुत अच्छी चीज होगी, ठीक है। तो जब हम एलसी करते हैं तो जिस भी कंट्री से सामान चलेगा उस कंट्री का सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन होना पड़ता है, क्यों, क्योंकि जो इंटरनेशनल ट्रेड है उनमें इन चीजों की वैल्यू होती है कि सामान किस कंट्री से आ रहा है, क्या वहां पर कोई सैंक्शंस तो नहीं लगी है, कोई बैन तो नहीं है, कुछ इस तरह का, ठीक है। पैकिंग लिस्ट, वेट लिस्ट एंड अदर डॉक्यूमेंट, अब डॉक्यूमेंट में जब सामान होगा तो वेट लिस्ट,
साइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट। साइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट का मतलब होता है कि हैजार्डियस तो नहीं है ह्यूमन बीइंग के लिए, कोई हैजार्डियस तो नहीं है इसमें, इसमें कहीं इंसेक्टिसाइड की दवाइयाँ यूज करी हो आपने, कुछ ऐसा तो नहीं किया था, ठीक है। शिपिंग कंपनी का सर्टिफिकेट होता है, बेनिफिशियरी का सर्टिफिकेट, ये सब सर्टिफिकेट इसके साथ में लगते हैं, ठीक है। अब ये एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आ गया है, इसको सब लोग ध्यान से देखेंगे जरा कि क्रिस्टलाइजेशन क्या है। क्रिस्टलाइजेशन को समझने की कोशिश करेंगे। क्रिस्टलाइजेशन में होता क्या है, जैसे हम लोगों ने ये बताया था इस तरह का, ये तो पेमेंट इसको दे चुका है इशूइंग बैंक, अब इसने पेमेंट इसको देना है, और पेमेंट किस में देना है, रुपीज में, और उसने कहा मुझे 30 डे चाहिए। कितने दिन चाहिए, 30 डे। तो 30 डे तक तो ये बैंक वेट करेगा, पहला। अब नहीं आया वो पैसा नहीं दे रहा, तो बैच पर बैंक पॉलिसी और वेट करेगा। ये तो उसने टाइम ले लिया आपसे 30 डे, प्लस कुछ डेज और वेट करेगा, और ये जो डेज वेट करेगा एज पर बैंक्स पॉलिसी करेगा, ठीक है। बैंकों की पॉलिसी अलग अलग है। पहले इसका आंसर 10th डे हुआ करता था, लेकिन अब जो है इंडिविजुअल बैंक पॉलिसी पे हो गया। पुरानी बुकों में अगर आप देखेंगे तो 10 दिन था, अब क्या है, इंडिविजुअल एज बैंक पर की बैंक पॉलिसी, हाँ एज पर पॉलिसी। बैंक पॉलिसी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर 30 डे तक वो वेट कर रहा, प्लस बैंक की पॉलिसी वेट कर। अगर अब भी नहीं आया, सपोज कि जो बैंक की पॉलिसी 15 दिन की थी, 45 डेज बाद बैंक क्या करेगा, इसको लाइबिलिटी को क्या करेगा, क्रिस्टलाइज करेगा। क्रिस्टलाइज करना क्या होता है, देखो, क्रिस्टलाइज करना इंडियन होता है जो करेंसी में कस्टमर का चेंज अकाउंट, करना। हाँ, जो कस्टमर ए है, ए का जो अकाउंट है वो उस दिन डेबिट मार देगा, ओडी कर देगा, क्लीन ओडी कर देगा। क्या कर देगा, क्लीन ओडी। किसके नाम खोल देगा, जो कस्टमर है। तो यहाँ पे मान लिया 5 लाख रुपीज। अब एलसी 5 लाख में देखेंगे तो मतलब $6,000 की थी मान लिया, तो $6,000 लगभग 5 लाख रुपए। तो वो 5 लाख रुपए लेगा, कन्वर्ट करेगा, और जो पहले से पैसा दे चुका था बैंक, उस वाले खाते में क्या कर देगा, क्रेडिट कर देगा। इसको बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन, यानी फॉरेन करेंसी की लाइबिलिटी को डोमेस्टिक करेंसी की लाइबिलिटी में कन्वर्ट कर देना। अभी तक डॉलर के लिए वेट कर रहा था ये, लेकिन जब वो दिन बीत गए तो उसने क्या करा, उसके खाते से पैसे थे या नहीं थे, अगर थे तो उठाया लेगा, तो क्रिस्टलाइजेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन नहीं थे तो उसका क्लीन ओडी खोल देगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए, आफ्टर द रिसीट ऑफ डॉक्यूमेंट काउंटर, इन केस बिल इज नॉट रिटायर्ड और पेड बाय द इंपोर्टर within the period, the issuing bank should crystallize the foreign currency liability into इंडियन रुपीज या होम करेंसी में। और कौन से रेट से करता है, बिल सेलिंग रेट से। क्यों, ये मानता है कि बैंक ये मानता है कि ये जो डॉलर दिए थे, ये जो डॉलर दिए थे, आज मैं कस्टमर से ले लेता हूं। अब कस्टमर को तो है नहीं, तो कस्टमर को पहले सेल करेगा वो, और कस्टमर को जब अगर सेल करेगा तो कस्टमर से क्या उठाएगा, रुपया उठाएगा उसके खाते से, ठीक है। और कौन से रेट से, बिल सेलिंग रेट से, जितना भी बनेगा उतना उसका ओडी अकाउंट खोल देगा, ठीक है। एट विच फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट द क्रिस्टलाइजेशन कैन बी इफेक्टेड अर्लियर देन द स्टिपुलेटेड डेज विद स्पेसिफिक रिटर्न रिक्वेस्ट ऑफ द। कभी कभी वो खुद कहता है, कौन, इंपोर्टर कहता है कि साहब जो मैंने 15 दिन का वादा किया है ना, वो उम्मीद नहीं लग रही मुझे, आप मेरे इसको क्या करो, क्रिस्टलाइज कर दो। उससे फायदा क्या होता है, जैसे ही वो क्रिस्टलाइज करेगा तो लाइबिलिटी उस कस्टमर की कौन सी हो जाएगी, इंडियन करेंसी में। इंडियन करेंसी में हो जाएगी। अब इंडियन करेंसी की लाइबिलिटी हो गई, इसी में उसको ब्याज देना है, और अब उसे फॉरेन एक्सचेंज के फ्लक्चुएशन या उसके रेट के फ्लक्चुएशन से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। चलिए अब बात आती है
एलसी का फॉलोअप करना, यानी सब कुछ समय पर हो। जब आपको डॉक्यूमेंट मिल गए, फिर डॉक्यूमेंट को प्रॉपरली चेक करना, सब कुछ करना, उसको बैंक को वापस करना, नहीं करना, सब कुछ है, ठीक है। तो फॉलो ऑफ एलसी बिल। इट इज नॉट नेसेसरी दैट इम्पोर्टर शेल रिटायर द बिल, यानी इम्पोर्टर जरूरी नहीं है कि उसका पैसा दे दे ऑन द ड्यू डेट फॉर कैंसलेशन, एज ही मे चूज टू रिटायर ओनली आफ्टर द रिसीट ऑफ गुड। वो कहता मैं अभी नहीं दूंगा पैसा आपको, पैसा मैं आपको कब दूंगा, जब मेरा सामान मुझे मिल जाएगा, क्योंकि सामान आने में देर लग सकती है। इन सच केस द बैंक्स वुड रिकवर इंटरेस्ट एज प्रेस्क्राइब बाय द, तो अगर वो डिले करा रहा है तो उसका इंटरेस्ट भी उसको देना होता है। बैंक वुड रिकवर नॉर्मल इंटरेस्ट फ्रॉम द डेट ऑफ नेगोशिएशन टू द डेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एंड पेन। तो क्रिस्टलाइजेशन तक तो वो नॉर्मल रेट लेगा, और क्रिस्टलाइजेशन करना पड़ गया तो उसके बाद वो रेट कैसा लेगा, पैनल वाला लेगा, ठीक है। बैंक आर ऑल्सो ड्रॉन टू द पेंडिंग एंट्रीज इन द आईडीपी। अब आईडीपीएमएस क्या है, इंपोर्ट Import डेटा, document डॉक्यूमेंट नहीं है। in sir import EDPMS IDPMS import हाँ data processing management system. हाँ सिस्टम, ठीक है, डॉक्यूमेंट नहीं है, डेटा प्रोसेसिंग है, ठीक है। यानी वो रिकॉर्ड सरकार तक पहुंचना, जो कस्टम वाले हैं ना, कस्टम वालों को उसकी पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, ठीक है। एविडेंस ऑफ इंपोर्ट। अब आपने इंपोर्टर जो है, इंपोर्टर तो क्या करता है, क्या बेचता है फॉरेन कंट्री को, डॉलर बेचता है, तो पैसा चला गया, क्या सामान आया या नहीं आया, तो आरबीआई इसकी निगरानी करता है कि जितना पैसा डॉलर मेरे पास से जा रहा है, क्या उसके बदले में सामान भी आ रहा नहीं आ रहा, और उस चीज को एविडेंस ऑफ इंपोर्ट बोलते हैं। तो जितने भी इंपोर्टर होते हैं उनको अपने एडी को ये इंपोर्ट्स का एविडेंस यानी कि बिल ऑफ एंट्री बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, बिल ऑफ एंट्री। ये लिखा हुआ देखो, सेल सबमिट एक्सचेंज कंट्रोल कॉपी ऑफ बिल ऑफ एंट्री और समरी ऑफ बिल ऑफ एंट्री डिटेल्स विद इन द प्रेस्क्राइब पीरियड, ठीक है। सबमिशन ऑफ किसको, एडी को देना पड़ता है, ठीक है। और ड्यूली अप्रूव्ड बाय द कस्टम वाले बताएंगे हाँ भाई इसका सामान जो अमेरिका से आना था आ गया है। अब बाई चांस नहीं आता है तो क्या होता है, तो उसमें क्या है, जो टाइम पीरियड है, ऑन रिसीट ऑफ द बिल ऑफ एंट्री समरी बिल ऑफ डिटेल विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ आउटवर्ड रेमिटेंस, यानी जब इंडिया का डॉलर गया था वहां, उसके 3 month के अंदर में क्या हो जाना चाहिए, सामान भारत या इंपोर्ट कंट्री में आ जाना चाहिए, ठीक है। सेल्फ फॉलो अप विद द इंपोर्टर फॉर सबमिशन ऑफ बिल ऑफ एंट्री, समरी ऑफ बिल ऑफ एंट्री डिटेल्स एंड मार्क ऑफ द एंट्री ऑफ आईडीपीओस। इन दिस रेस्पेक्ट बैंक शुड रिगरसली फॉलो अप फॉर द नेक्स्ट 3 months। तो बैंक क्या करेगा भैया, अगले 3 महीने तक डेली, मान लिया 3 महीने हो गए उसको, उसके बाद उस पर रिग्रेस फॉलो अप करेगा बाय यूजिंग वेरियस मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, रिमाइंडर, जो भी कुछ करना होगा, दैट एटलीस्ट वन कम्युनिकेशन विद द इंपोर्टर इन द रिगार्ड विद द इशुएंस ऑफ द रजिस्टर्ड लेटर, एक रजिस्टर्ड लेटर भेज देना उसे, ठीक है। इन द पास्ट बिल ऑफ एंट्री वाज नॉट सबमिटेड विद इन द अनदर 3 months, बैंक वर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट द मैटर टू द बिल ऑफ, ये जो हमारे सामान नहीं आया है, बिल एक्सटेंशन फॉर्म होता है इसमें, एक्सटेंशन फॉर्म समय लेने के लिए, ठीक है। तो जो भी पैसा सामान नहीं आया तो उसकी हाफ ईयरली एक रिटर्न जाती है, ठीक है। हाउएवर सिंस आईडीपीएस आ गया तो क्या होता है, मतलब अब इसकी जरूरत नहीं है, किसकी, मतलब बिल ऑफ एंट्री की जरूरत नहीं है, क्योंकि आईडीपीएमएस की उससे किसको पता लग जाता है, किसको पता लगता RBI है, को सर। आरबीआई को खुद मालूम हो जाता है, ठीक है। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज है, यानी एक दूसरे को सबको पता रहता है कि कहाँ कहाँ क्या काम हो। बैंक के सेफ गार्ड की बात होती है कि बैंक का क्या इसमें वो है, तो इसमें
जो इम्पोर्टर क्लाइंट है वो इन सब बातों से भली भांति परिचित होना चाहिए, केवाईसी उसे पूरा करना है, ठीक है। और बैंक शुड बी एक्स्ट्रा कॉशियस वाइल हैंडलिंग लार्ज वैल्यू ट्रांजेक्शन वेयर ट्रांजेक्शन आर ऑफर्ड 100% कैश मार्जिन वेयर दीज आर सडन स्पर्ट इन द बिजनेस वॉल्यूम ऑफ द, मतलब कहते हैं इसके पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है, अरे बड़ी बड़ी मशीनें मंगा रहा है, तो वो भी ध्यान रखना है। बैंक शुड एंश्योर टू ऑब्टेन क्रेडिट रिपोर्ट, जैसे उसमें नहीं हुआ था वो मेहुल चौकसी वाले में, ठीक है। द डीलिंग स्टाफ शुड बी वेल वर्स्ड with the existing exchange control guideline and scrutinize the document received under letter of credit due date, ये सब कुछ देखना है, ठीक है। और इसमें कुछ खास इन सर केस कोई ऑफ अलग से साइड ट्रेनिंग होता है सर? है, जिनको ये काम करने के लिए मौका मिलता है बैंक में, उनको फिर अलग से ट्रेनिंग दिया जाता है क्योंकि हाँ तो हाँ पूरा नया हाँ, चीज है। उनकी फॉरेस्ट की ट्रेनिंग होती है पूरी उनके, बल्कि सॉफ्टवेयर भी अलग होते हैं जो आप नॉर्मल बैंकिंग यूज करते हैं ना, जो फॉरेक्स के मॉड्यूल्स होते हैं वो मीनू अलग चलते हैं उसके, वो अलग से हर बैंकों का अपना अपना बना हुआ है इसमें, ठीक है। अगर if the importer does not come forward to retire the document, अगर वो नहीं आता ना तो बैंक क्या जो सामान है उसको कब्जाने की कोशिश करता है, ठीक है। ये जो एलसी वाला टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एक तरह से आपको फेमिलियर टॉपिक है, तो इसको छोड़ना नहीं है, चाहे 2 बार पढ़ना पड़े 3 बार। हेडिंग्स हैं, अंडरलाइन है, देख लेना क्योंकि इसमें मदद मिल सकती है 2 4 5 नंबर आने की। कभी कभी तो केस स्टडी भी आ जाते हैं इस पे। हाँ, केस स्टडी भी आती है इससे, ठीक है। रिस्क रिलेटिंग टू लेटर ऑफ क्रेडिट ट्रांजेक्शन, क्या क्या इसमें रिस्क होते हैं? ये अधिकतर रिस्क जो होता है कि भाई जो डॉक्यूमेंट का रिजेक्शन हो सकता है ड्यू टू डिस्क्रिपेंसी, यानी आपने वो कमी नहीं निकाल पाए, आप वो कमी नहीं निकाल पाए और उधर वाले ने कमी निकाल दी, तो आपका पैसा फंस जाएगा फिर, ठीक है। और लॉ ऑफ लैंड रूलिंग कॉन्फ्लिक्टिंग, किस कंट्री में ये आप लोग ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे उसके प्रोविजन है। एम्बार्गोज, करेंसी रेस्ट्रिक्शन, मतलब एक तरह से रेस्ट्रिक्शन है एम्बार्गो भी ना, करेंसी रेस्ट्रिक्शन भी है और कुछ किसी चीजों की ट्रेड ट्रेड पे रोक लगी हुई है। देयर हैव बीन इंस्टेंस वेयर द पेमेंट ऑफ वर स्टॉप्ड इवन आफ्टर एक्सेप्टेंस ऑफ डॉक्यूमेंट, ठीक हो गए लेकिन फिर भी पेमेंट नहीं हुआ क्योंकि वो क्या लेके आ गए, स्टे ऑर्डर रिसीव फ्रॉम द कोर्ट ऑफ लॉ, नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ डॉक्यूमेंट टिल द अराइवल ऑफ गुड्स, रेजिंग डिस्प्यूट फ्रॉम द क्वालिटी, कुछ ना कुछ मामले इस तरह से उठते रहते हैं, ठीक है। इसीलिए बोल रहे हैं बैंक को नॉर्मली जो रेगुलर कस्टमर है उन्हीं के लिए ये खोलनी चाहिए, एलसी जो खोलते हैं ना, ओपनिंग करते हैं एलसी ओपनिंग अपने कस्टमर्स जो पहले से जाने पहचाने, ठीक है। बिल ऑफ रेडिंग शुड बी कॉल फॉर द नेम ऑफ द बैंक, बैंक के नाम आना चाहिए जिससे बैंक उस सामान को कभी भी लेना चाहे तो ले ले। लेटर ऑफ क्रेडिट शुड नॉट बी ओपन फॉर इम्पोर्ट ऑफ गुड्स विच आर रेस्ट्रिक्टेड, मतलब जिसके लिए मना है उसके लिए नहीं होने चाहिए। ऑल प्रिकॉशन एप्लीकेबल फंड बेस्ड लिमिट, कुछ नहीं। और सेटिस्फैक्टरी रिपोर्ट ऑन द ओवरसीज सेलर शुड बी कॉल्ड, तो जो सेलर है उसके बारे में, खाली इंपोर्टर के बारे में नहीं, सेलर है पता नहीं सामान भेजेगा नहीं भेजेगा, ठीक है। बैंक शुड इंश्योर दैट इंपोर्टर हैज देयर लार्ज वैल्यू ट्रांजेक्शन बाय बुकिंग फॉरवर्ड। अब क्या करते हैं कि जो इंपोर्टर है, बैंक शुड इंश्योर दैट इंपोर्टर हैज देयर लार्ज वैल्यू ट्रांजेक्शन बाय बुकिंग फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट देयर आर मिनिमाइजिंग द एक्सेस। अब वो क्या कि जैसे कस्टमर से पैसा लेना है, कस्टमर से पैसा आपको लेना है 60 दिन बाद, तो बैंक क्या करता है कि यहां तो कस्टमर से 60 दिन बाद क्या लेना है, रुपीज, ठीक है। कस्टमर से क्या लेना है, रुपए लेने हैं, और किसके बदले में लेने हैं, जितने का
बिल होगा। तो वो उल्टा करता है, यहाँ पे तो कस्टमर से बाई कर रहा है, वो उसी समय पे एक कौन सा कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, सेल का भी। किस समय पे? उतने ही समय का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बुक करता है। तो बैंकों को बोला जाता है कि बैंक हमेशा किसी पॉइंट ऑफ टाइम के बराबर अमाउंट के दो डील करता है। कौन कौन सी? एक तो करता है बाई की, और दूसरी क्या करता है, सेल की, उसी अमाउंट की। तो बैंक को जो उसका डिफरेंस होता है वो एक तरह से बैंक का क्या होता है, प्रॉफिट होता है सर उनका। प्रॉफिट है, सिंपल। तो जो बैंक सेम अमाउंट का सेम टाइम का हमेशा दोनों कॉन्ट्रैक्ट करके रखते हैं, उस बैंक की तो बल्ले बल्ले है, कि चाहे पैसा डाउन हो या अप हो, हमें तो उस दिन इतना पैसा हम इसको दे रहे हैं और ये पैसा हमें वहां से मिल जाएगा। ठीक है। द सेलर्स ऑफ गुड आर इक्वली कंसर्न अबाउट द सेफ्टी ऑफ देयर पेमेंट, मतलब उसका पैसा भी सही जगह जाना चाहिए। चलो, ये सारी बातें हमने लगभग जो आपको एलसी का बताया था उसमें सब बता रखी हैं, लगभग वही चीजें। ठीक है, चलो प्रोग्रेस देख लो। बिल ऑफ एक्सचेंज इफ रिक्वायर्ड अंडर एलसी विल बी ड्रॉन बाय द, कौन ड्रॉ करता है? बेनिफिशियरी। एक्सेप्ट कौन करता है? इशूइंग बैंक। इशूइंग ओपनिंग बैंक या बैंक। ओपनिंग बैंक। ठीक है। इनवॉइस इज ए कैसा डॉक्यूमेंट है ये? कमर्शियल। कैसा है? कॉमर्शियल बताया था। चलो, इज ए डॉक्यूमेंट एविडेंसिंग शिपमेंट गुड्स बाय सी, क्या था? बिल ऑफ लेडिंग। बिल ऑफ लेडिंग। बिल ऑफ लेडिंग। ठीक है। द इंश्योरेंस मस्ट बी कितना? 110%। अगर कोई स्पेसिफिक नहीं है तो 110। और टॉलरेंस ऑफ इन अमाउंट कैन बी अलाउड। मैंने आपसे बोला था ना कि अमाउंट में और क्वांटिटी में कुछ टॉलरेंस अलाउड होती है, आगे आएगा करके बोला था ना मैंने। तो अमाउंट में कितने परसेंट है? अमाउंट में शायद 5 है या 10 है, इसका आंसर देखना पड़ेगा। इसका आंसर देखना क्या है, इसका आंसर देख के बताइए जरा। अरे किसी की बुक नहीं है क्या? नहीं सर, पता नहीं चल रहा सर, पेज तो खोले हुए हैं इनवॉइस वाला। नहीं, ये इस टाइम बता रहा है, ये देखो, ये सी है ये ना। नई बुक है क्या? हाँ, नई बुक में सी है, लास्ट में जाके देखिए सी का। 10%। 10%। 10% है सर। 10%। तो अमाउंट का 10% है और क्वांटिटी का 5% होता है। मतलब आपने 10 पैकेट मंगाए थे तो थोड़ा सा ज्यादा आ सकते हैं, यानी 11 तक आ सकते हैं, लेकिन 10 की जगह 20 नहीं आ सकते। ऐसे ही अमाउंट में 2 लाख का सामान मंगाया है तो 2,20,000 का आ सकता है। ठीक है, उससे ज्यादा का टॉलरेंस नहीं होता है, कम भी या आ तो सकती है। कम या भी आ ज्यादा दोनों। ठीक है, और या तो ऐसा करे क्या कि खुद ही लिख दे कि 30% तक का टॉलरेंस अलाउड है, तो पहले से ही मेंशन हो जाएगा फिर। ठीक है। इन केस ऑफ द फॉरेन करेंसी लायबिलिटी वुड बी ओवरड्यू। क्रिस्टलाइज ऑन द ड्यू डेट। हाँ, तो क्या होता है? ओवरड्यू। हाँ, अगर उसका नॉन ड्यू, पेमेंट। नॉन पेमेंट। इन केस ऑफ नॉन पेमेंट या ओवर ड्यू, एक ही बात हुई। ओवर ड्यू बोलो या नॉन पेमेंट। द इम्पोर्टर इज रिक्वायर्ड टू सबमिट एविडेंसिंग, क्या होता है?
Lending. Bill of सर इन entry. केस ऑफ बिल ऑफ ये एंट्री। इसका 6 का आंसर जो है यूसेंस बिल लिखा हुआ है, यूसेंस बिल सी के 6 का आंसर है बुक अच्छा, में। इन केस ऑफ the upon cancelability would be decided on the due date। अच्छा, यहाँ पर एक ये बात लिखी हुई है ना, ये क्या लिखी हुई है? ड्यू तो डेट। सही यूजांस बिल का मतलब भी होना सर, उसमें टाइम का लिखा हुआ रहेगा ना। उसमें पहले से है, यस सर। और जो साइड बिल है उसमें आपको समय देना है। यस सर। यूजांस बिल में तो पहले से डिसाइडेड है टाइम कि लिखा हुआ भैया रहेगा उसमें। लेकिन 45 दिन बाद आना है, क्रिस्टलाइज तो क्रिस्टलाइज बोल रहा है ना सर। हाँ क्रिस्टलाइज, हाँ सही है, ठीक है। देखो इधर देखो, जो साइट बिल है उसमें तो आप कुछ डेज का क्या दे देंगे, उसे ग्रेस दे देंगे, ठीक है। लेकिन जो यूजांस बिल है उसमें पहले से ही क्या होते हैं, डेज फिक्स रहता है। फिक्स रहते हैं। उसमें पहले से ही डेज क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, ठीक है। तो कहता है कि जो यूजांस बिल है उसमें आपको जैसे ही डेट आएगी उसी दिन क्या कर देना है, क्रिस्टलाइजेशन करना। उसमें आपको अलग से पीरियड नहीं देना है। समझ गए बात को? यस सर, यस सर। चलो अगला है, इंपोर्टर इज रिक्वायर्ड टू सबमिट क्या, बिल ऑफ एंट्री। बिल ऑफ एंट्री, ठीक है। बैंक शुड ओपन लेटर ऑफ क्रेडिट ऑन बिहाफ ऑफ देयर क्या, एप्लीकेंट। नहीं नहीं, कस्टमर। अरे एप्लीकेंट तो सारे ही हो जाएंगे, चाहे कस्टमर हो या ना हो, Customer। अगर रेगुलर उसने खोल दी तो हो जाए, ठीक है। हायर। चलो इसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और अब आपकी सुबह भी अब एक क्लास फिक्स होने वाली है, तो सब लोग अलर्ट हो जाएं, ठीक है। सुबह sir। भी अब आपकी एक क्लास फिक्स होने वाली है, वो आपको इंटीमेशन मिल जाएगी। तो चाहे हम 1-1 घंटा पढ़ेंगे सुबह शाम, लेकिन उसको थोड़ा सा माइंड में रखने की कोशिश करिए। देखो अगर आप ये सोच रहे हैं कि सिलेबस पूरा हो जाए तो ना तो समय है और ना उसका एक वो बेनिफिट मिलेगा। उससे बढ़िया क्या है कि जो चैप्टर करें वो कैसा करें, करना है सर। मतलब बढ़िया तन्मयता से करो, 5 बार रिपीट करो अगर मौका मिलता है तो, कि इसमें से क्वेश्चन आएगा तो छोड़ेंगे नहीं, छोड़े। ठीक है। और एक आप बात लोग पूछूं? सुबह क्लास ले रहे हैं तूर सर की, हाँ वो ले रहे हैं। उसको लो, यस 4-5 सर। क्वेश्चन कराते हैं, ज्यादा नहीं कराते हो, लेकिन मेमोराइज करने के लिए वो रहता है कुछ। अगर वो टॉपिक हमने यहाँ पहले से पढ़ लिया है तो उसका बेनिफिट फिर वहां मिलता है प्रॉपर वाला, ठीक है। तो वो क्लासेस भी ले, और सुबह भी 1.5-2 घंटा, शाम भी 1.5-2 घंटा फिक्स कर लीजिए आप। सर यूट्यूब पे लिंक है क्या तूर सर की क्लास का, कि ऐसे सर्च करने पे आ जाएगा? वो नॉर्मली जब उनका चैनल खोलोगे ना सुबह, अच्छा, तो सुबह जब चैनल खोलोगे तो दिख जाता है सीधे सीधे। ओके ओके ठीक मैं है। इसमें दिखा देता हूँ आपको। जैसे ही आप चैनल खोलोगे, एक तो सिर्फ आधे घंटे की क्लास होती है वो। कितने घंटे की? आधे सिर्फ आधे घंटे। घंटे की क्लास या होती है, 45 और मिनट। आधे घंटे में भी मतलब 5-7 चीजें ही वो बताते हैं। तो अगर आप उनके चैनल को खोल लोगे, देखो ये है ना, और 4 तारीख की आपके लिए कौन सी क्लास है इसमें, ये है AFBM वाली दिख रही है। JIB है सर। अच्छा ये तो GIB वाली है। अच्छा कल CIB कोई क्लास नहीं है, जैसे ये हुई थी एडवांस बैंक मैनेजमेंट की सुबह हुई थी ABM की, है ना। ये है देखो कल कितने बजे है, देखो फाइव। पाँच डेली पैंतालीस चलेगा सर, 6 o'clock फिर डेली रहेगा इनका। हाँ डेली क्लास आएगी इनकी ना। तो छोटी छोटी क्लासेस होती हैं, थोड़ा सा
आपको कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हो सकता है। पॉइंट नोट करने हैं, बस सुनते जाना है, ठीक। और डिटेल डिस्कशन तो हम लोग करते रहते हैं, लेकिन फिर भी इन क्लासेस को आप अटेंड करिएगा जरूर। हमारी रिकमेंडेशन और हमारी ये स्ट्रेटेजी पिछले कई उसमें बहुत काम आ रही है ठीक है ना, ठीक। ना। तो थोड़ा सा समय निकाल के करिए, हाँ, और ठीक। किसी शॉर्टकट के उसमें बिल्कुल मत रहिए। नहीं, जितना भी shortcut हो नहीं सकता है कोशिश करिए पढ़ने की, एक अच्छे बच्चों की तरह, ठीक। नहीं सर, आजकल एक नया ही स्कैम टाइप का है, बीच में व्हाट्सएप पे एक वो आया मैसेज, हम हाँ। ये हैं इस इंस्टीट्यूशन के, आपको अगर शॉर्ट में उसके मॉक टेस्ट चाहिए, क्लियर करना है सिंगल अटेम्प्ट, तो हमको कॉल करो। नहीं कहीं नहीं, वो अरे सब किसी चक्कर में मत पड़िए आप, लग रहते हैं सर। किसी चक्कर में मत पड़िए, इतना बिना मेहनत के नहीं निकलेगा, आप ये समझ लीजिए। सर ये हाँ, बोलिए क्या कह रहे हैं। कल मैं कह यहाँ रहा था ये छुट्टी है सर, कल दिन में क्लास सर वगैरह है skip कुछ कर सर? सकते हैं। नहीं, कल सब जगह छुट्टी नहीं है। हाँ सर, मेरी सर छुट्टी नहीं है, हाँ, नहीं है, सब जगह नहीं है। बोल रहा था हमारी कि आज ही skip कर छुट्टी थी। सकते हैं क्या इस बार वाला? है? कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, इस बार वाला स्किप कर सकते हैं क्या? अरे क्यों? अरे वाह भैया, अभी तो गेम शुरू ही नहीं हुआ और हमारे मारने। पता नहीं, मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। अरे कॉन्फिडेंस आता है को, देखो ऐसा है कि सबसे पहले समय तो गुजारो, समय साथ साथ चलो, साथ साथ चलो, धीरे धीरे करके आएगा, ठीक है। और जो लोग रेगुलर क्लास लेते हैं उनके रिजल्ट हमेशा अच्छे रहे हैं। ब्लैंक होने से तो अच्छा है। अब मान ले, चलो मैं ये मानता हूं कि आपको अगले बार ही करना है, मान लेता हूं, लेकिन अगर ये पड़ा हुआ होगा आधा तो अगले अधूरा, बार अगले सपोर्ट बार करेगा सर। फायदा करेगा, ठीक है, ठीक है। अब पहली बार है, पढ़ूंगा देखो तो हाँ। पेपर कैसा बनाते हैं वो लोग, देखते हैं। यस। चलो ठीक है, ओके। कल सुबह नहीं क्लास ना सर? ना, कल सुबह नहीं है, वो शेड्यूल बता देंगे आपको, ठीक है।